जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज प्रांजलि पांडे, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मेजर गर्ल्स क्लासेस। सो बच्चों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि अगर आप हमारा मॉडल पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो फॉर श्योर आईसीजी में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे बहुत आराम से। और वैसा ही हुआ है, जितने भी क्वेश्चंस हमने बताए हैं वो हमारे मॉडल पेपर से, हमारे क्वेश्चन पेपर से आए हुए हैं। और अगर आपने अटेम्प्ट किए होंगे वो मॉडल पेपर्स तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई होगी। एंड वी कैन शो यू एग्जाम्पल्स। आप जाइए हमारे मॉडल पेपर्स पे, अगर आपको चेक करना है आप जाइए मेजर गर्ल्स क्लासेस की वीडियो सेक्शन पे, आईसीजी मॉडल पेपर्स पे, और चेक करिए कि क्वेश्चंस हमारे मॉडल पेपर्स में से है कि नहीं है। सो नाउ ये क्वेश्चंस, सबसे पहला क्वेश्चन शोव। शोव का बच्चों पूछा गया था सिनोनिम। शोव का क्या पूछा गया था? सिनोनिम पूछा गया था। और शोव का मतलब क्या होता है? धक्का मारना। शोव का मतलब क्या होता है? धक्का देना या फिर धक्का मारना, राइट। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? पुश, या फिर हम बोल सकते हैं फोर्स, राइट। पुश या फिर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों ने ही दिए हैं, और भी क्वेश्चंस आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस नहीं हुए हैं हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड आया था अबंडेंट। नाउ These all words are given in our model papers। हमारे मॉडल पेपर से ही ये वर्ड्स हैं। जैसे कि हम हमेशा कहते रहते हैं कि आप पढ़ें कहीं से भी, बट मॉडल पेपर्स मेजर कल्चर क्लासेस के ही करें, क्योंकि अगर आपको अपने एग्जाम में सफलता पानी है, ये मॉडल पेपर्स एक एक्चुअल मिराज है उन क्वेश्चन पेपर्स का जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं, राइट। अबंडेंट, अबंडेंट का बच्चों क्या पूछा गया था? एंटोनिम पूछा गया था। और अबंडेंट का मतलब क्या हो जाता है? प्रचुर मात्रा में। अबंडेंट का मतलब क्या हो जाता है? प्रचुर मात्रा में। सो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा स्कार्सिटी या स्कार्स, राइट। स्कार्स का मतलब क्या होता है? कमी होना, किसी चीज में कमी होना। मैलिएबल। नाउ वर्ड वाज गिवन बाय द स्टूडेंट मैलिएबल। अब उसको ये नहीं आता इसका सिनोनिम या एंटोनिम, सो आई विल लेट यू नो। देखिए मैलिएबल का मतलब क्या हो जाता है? मैलिएबल का मतलब होता है लचीला। मैलिएबल का मतलब क्या हो जाता है? लचीला। अगर इसका सिनोनिम पूछा गया होगा बच्चों, अगर इसका सिनोनिम पूछा गया होगा तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल, राइट। और अगर एंटोनिम पूछा गया होगा तो इसका आंसर हो जाएगा रिजिड, ठोस, करेक्ट। सो मैलिएबल का अगर सिनोनिम पूछा गया है तो दैट इज फ्लेक्सिबल, और अगर एंटोनिम पूछा गया है तो ये रिजिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीपोजिशन से कितने क्वेश्चंस आए हैं? 2 क्वेश्चंस प्रीपोजिशन से आए हैं बच्चों। 2 क्वेश्चंस वी हैड फ्रॉम प्रीपोजिशंस। उसके अलावा 2 क्वेश्चंस हमारे किससे थे? एक्टिव पैसिव वॉइस से थे। ये भी हम लोग हमेशा प्रैक्टिस करवाते रहते हैं आपको, ताकि आप सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाए, राइट। और भी अभी देखिए, अभी भी चीज़ें हाथ से गई नहीं है। जिन बच्चों को अभी पेपर देना है वो अगेन जाएं हमारे मेजर कल्चर क्लासेस की साइट पे, वहाँ पे वीडियो सेक्शन में आईसीजी मॉडल पेपर्स दिए हुए हैं, उनको अटेम्प्ट करिए। अगर आपको आगे के जो एग्जाम आने वाला है आपका आईसीजी का, उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एंड अगेन हम वापस आएंगे वीडियो लेके, आपको दिखाएंगे कि ये देखिए ये वही क्वेश्चन है जो हमने मॉडल पेपर्स में डिस्कस किया था, राइट। सो मैलिएबल हो गया। उसके अलावा बच्चों यस, उसके अलावा अगर स्पॉटिंग एरर की बात की जाए, स्पॉटिंग एरर से एक क्वेश्चन आया था वन को लेके, राइट। वन के बाद जो उन्होंने वर्ब दे दिया था वो प्लूरल दिया था। एंड वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वन हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, ईच हो गया, अगर इनके बाद नाइदर, अगर इनके बाद ऑफ लगा होता है तो इसके बाद जो नाउन आता है बच्चों वो प्लूरल आएगा। बट जो नाउन या जस्ट इसके बाद जो प्रोनाउन आता है वो तो प्लूरल आएगा, बट उसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब कैसा होगा? वो वर्ब सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा, करेक्ट। सो इससे रिलेटेड भी एक एरर दिया हुआ था, और अगर आपने हमारी वीडियोस देखी थी तो फॉर श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा। बच्चों ने बोला था कि मैम पैसेज नहीं करवाइए, पैसेज नहीं पूछा जाता है। सो उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमने हमारी हर मॉडल पेपर्स में पैसेज रखे थे, और इस बार पैसेज से 4 क्वेश्चंस आ गए हैं, राइट। सो जिन बच्चों ने भी पैसेजेस हमारे किए थे वो तो 4 क्वेश्चंस बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, और जिन्होंने ये बोला था कि मैम पैसेज नहीं आता है, उन्होंने मतलब छोड़ दिया होगा तो उनको प्रॉब्लम हुई होगी। सो प्लीज कभी भी आपको खुद से चीज़ें मेजर नहीं करनी है। वी आर हियर फॉर डू ऑल दैट वर्क, ठीक है। ये जितना भी मार्किंग टर्म है वो हमारे लिए आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ हमें फॉलो करें। तो पैसेज से बच्चों 4 क्वेश्चन थे। उसके अलावा आर्टिकल से एक क्वेश्चन था, राइट। आर्टिकल से भी एक क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन था बच्चों, ही इज डैश ऑनेस्ट।
अब इसमें पूछा गया था कि कौन सा आर्टिकल लगेगा और चौथा ऑप्शन था नो आर्टिकल। नाउ ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, इस क्या है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब एक्टिंग एज मेन वर्ब। बट ये ऑनेस्ट क्या है, ये ऑनेस्ट नाउन नहीं है, राइट, ये ऑनेस्ट नाउन नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव। और हम जो आर्टिकल होते हैं वो किसके लिए लगाते हैं, नाउन के लिए लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे नो आर्टिकल आना चाहिए, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। सो हमारा ऑप्शन नो आर्टिकल का बिल्कुल सही हो जाएगा। वन क्वेश्चन was asked, a penny for your thought। इस idiom का मीनिंग बताना था, a penny for your thought। इस idiom का मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों, इस idiom का मतलब हो जाता है कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है। used to ask something what they are thinking, used to ask something या someone यूज टू आस्क समवन व्हाट दे आर थिंकिंग, स्पेशली जब वो बहुत शांत बैठे हैं, राइट। तो इस इडियम का क्या पूछा गया था, मतलब पूछा गया था। सो और क्वेश्चन ब्रिंग अबाउट इडियम का मतलब पूछा गया था बच्चों। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या हो जाता है, समथिंग कॉज टू हैपन, कोई चीज जो घटित हो या घटित होने वाली हो, कॉज टू हैपन, राइट। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। आई टोल्ड यू ऑल प्रेपोजिशन से 2 से 3 क्वेश्चंस आ गए थे, पैसेज से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक्टिव वॉइस से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो अल्टीमेटली ये जो पूरा पेपर है, अगर आपने हमारा मॉडल पेपर लगाया है बच्चों, आप फॉर श्योर ये क्वेश्चंस 99% अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अभी जिनका अपकमिंग एग्जाम है वो ये गलती दोबारा ना करें प्लीज, अभी भी एग्जाम से पहले मॉडल पेपर्स लगा के जाएं ताकि आप एग्जाम में फॉर श्योर अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। सो थैंक यू। और बच्चे जो ये क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं डिस्कस हो पाए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स, एक्सएनवाई, नेवी, एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कल्सी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। A very good morning to everyone. You are most welcome at the मेजर कल्सी फैमिली। आप सबका मेजर कल्सी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अभिषेक द्विवेदी, आपका जीके जीएस फैकल्टी। आपके लिए जो अभी हाल ही में करंटली एग्जाम्स हो रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मुझे मिल पाए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, और जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे मैं आपको कंटिन्यूअसली अपडेट करता रहूँगा। कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं और सब्जेक्ट वाइज जो भी क्वेश्चंस आए हैं फैकल्टी वाइज वो आपको क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन की, तो पहला एक क्वेश्चन आया था नेशनल पार्क से, और क्वेश्चन के ऑप्शंस हमें नहीं पता है। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पे है, कुछ ऐसा था, ऑप्शंस हमें नहीं है पता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे दिमाग में वही उन्होंने बताया। तो हम बात करते हैं ओरांग नेशनल पार्क की। अगर बात करी जाए तो ओरांग नेशनल पार्क कहाँ है बेटा, असम में। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो ओरांग नेशनल पार्क आपके असम में है। दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, अब अगले वाले शिफ्ट में हो सकता है डिफरेंट टाइप के पूछे जाएं आपसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनको आप बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा बेटा।
नेशनल पार्क को क्या करिएगा, बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा, और नेशनल पार्क आपके एग्जाम में आएंगे ही। क्लियर है यहां तक? दूसरी चीज, एक चीज का और ध्यान रखना है हमको, नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि लगभग ईच एंड एवरी एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ओरांग नेशनल पार्क यहां पे पूछा जा रहा है, तो ओरांग नेशनल पार्क की अगर मैं बात करता हूं तो ओरांग नेशनल पार्क कहां पे है बेटा, असम। और आपको बता दूं इंडिया वाइज लार्जेस्ट अगर नेशनल पार्क की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो 12 नेशनल पार्क हैं बेटा, और 12 नेशनल पार्क कहां पे हैं, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पे अगर नेशनल पार्क्स की बात करी जाए तो लगभग 9 नेशनल पार्क आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार में। कहां मिलेंगे बेटा, अंडमान निकोबार में। कहां पे, अंडमान निकोबार में। क्लियर हो गई बात? और 7 नेशनल पार्क की बात करी जाए तो असम। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से अगले शिफ्ट में आपको परिवर्तित फॉर्म में मिल सकता है। हाँ, वो टॉपिक्स जरूर पढ़िए जिनमें से आपको क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं। तो नेशनल पार्क 12 मध्य प्रदेश में है, 9 अंडमान निकोबार में है और 7 असम में है। ठीक है, और असम में मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। किसको किसको बेटा, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क को। और काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न रेनो, एक सिंह गेंडे के लिए पॉपुलर है, आप सबको पता है। देहिंग पटकई और रायमोना नेशनल पार्क भी कहां पे है, असम में। देहिंग पटकई और रायमोना, ये पार्क कहां पे है बेटा, रायमोना नेशनल पार्क, ये दोनों कहां पे हैं, असम में। देहिंग पटकई, काजीरंगा, रायमोना, नामेरी, ये नेशनल पार्क कहां पे हैं, असम में। क्लियर हो गई बात? चल अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अच्छा, कुछ इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। ओरांग नेशनल पार्क, असम, बिल्कुल। ओरांग नेशनल पार्क को किस नाम से और जाना जाता है, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। और आप जानते हैं कि असम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर का क्षेत्र है ये। ठीक है, ये बात क्लियर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट वॉज स्टेब्लिश्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1985। इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे 1985 में स्टेब्लिश किया गया था। लेकिन नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया, 1999 में। इट इज आल्सो 49th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। गुड, इट्स राइट। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और सारी चीजें यहां पे मैंने शेयर कर दी है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। चल दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर और एंड, यहां पे बेटा क्या लिख लीजिएगा, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और वर्ल्ड वाइड केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए इस संस्था का प्रयोग किया जाता है आईयूपीएसी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, यूएसए में। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश की कैपिटल तो भोपाल, सबको पता होगा। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर करंट में कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, एन बीरेन सिंह। अभी गोवा में हाल ही में, उत्तर प्रदेश। तो ये जो अभी 5 जो राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, तो वो भी फोकस करिएगा। कितनी सीट्स हैं यहाँ पे, ये भी एग्जाम्स में आ सकता है। जैसे भगवंत मान कहां पे बने, भगवंत मान जी पंजाब के बने सीएम। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी बने, तो मणिपुर के एन वीरेन सिंह बने। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, एमपी के कैपिटल के बाद रेबीज के टीके के डिस्कवरी की बात करी जाए तो किसने करी, लुईस पास्चर ने करी। लोकटक लेक, ये क्या है बेटा, लोकटक लेक मणिपुर में है। और आपको बता दूं, लोकटक लेक को फ्लोटिंग लेक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डांसिंग डियर इसी लेक के क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरी चीज याद रखिएगा, लोकटक लेक को फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, ये ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि इस लेक की सुंदरता के तो साथ साथ इसका पानी जो है बहुत ही ज्यादा मतलब स्वच्छ है, साफ है। चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। सत्रिया क्लासिकल डांस, ये असम का है, किस राज्य का है, टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांसेस आर 9। सत्रिया क्लासिकल डांस कहां का है, असम का। अब विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो यहां पे एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके बिहाफ आप पे आप विटामिन के नाम भी रिकॉल कर सकते हैं, जैसे कि रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी, क्या बेटा, टॉफी। और यार इसके नीचे ABCD लिख लो, A B, इसका कोई मतलब नहीं है, C D E K। अब यहां पे आप देखिएगा
अगर हम विटामिन ए की बात करते हैं तो आर, और आर का मतलब क्या है बेटा? रेटिनॉल। आर का मतलब रेटिनॉल, विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। और इसके बात करता हूं इसकी कमी से कौन सी रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाती है। बी की बात करता हूं तो विटामिन बी के नीचे क्या लिखे हम लोग? थायमिन। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन बी का बेटा? थायमिन। और इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग ना, विक्षिप्तता हो जाता है। अब विटामिन सी की बात करता हूं तो विटामिन सी, और सी में लिखा है ए, तो इसका मतलब क्या हुआ? एस्कार्बिक एसिड। कौन सा बेटा? एस्कार्बिक एसिड। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? और इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी। इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी। विटामिन डी की बात करता हूं, विटामिन डी की अगर मैं बात करता हूं तो विटामिन डी को, और इसकी बात करता हूं तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से क्या रोग हो जाता है बेटा? रिकेट्स ना। और विटामिन ई की कमी, विटामिन ई में लिखा है तो ई, विटामिन ई की बात करते हैं तो टोकोफेरॉल ना, टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? फर्टिलिटी में इफेक्शन आ जाता है, फर्टिलिटी में मतलब कि आप कह सकते हैं बांझपन आ जाता है। और विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन के फेरोक्विनोन इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत आती है। अगर इसकी कमी रहेगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता। अब बताओ कोई दिक्कत यहां तक बेटा? तो विटामिन वाले क्वेश्चन। अब विटामिन बी12 का साइंटिफिक नेम, विटामिन बी में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स विटामिन पाए जाते हैं, तो विटामिन बी का साइंटिफिक नेम जो है कोबालामीन है, ठीक है। और इसका जो अगर हम बात करें मेजर सोर्स तो वो क्या है? जो है अनाज है, मीट है, एग्स हैं, और अगर हम सबसे बड़ी बात करते हैं तो आलमंड है, ओट्स है, राइस है, और जो पत्तेदार सब्जियां हैं ना वो ज्यादा मेजर सोर्स है। तो भाई आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन एबल प्राइज, नोबेल प्राइज पूछा जाता था, मैन बुकर अवार्ड पूछा जाता था आईसीजी में, लेकिन इस बार नहीं पूछा। तो एबल प्राइज एक नया प्राइज है जो कि 2022 में डेनिस पी सुलिवान को दिया गया। और आपको बता दूं कि ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो यहां तक अभी क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं, तो यहां तक हमने डिस्कशंस कर दिया आपसे, और आगे के क्वेश्चन जैसे मिलेंगे फिर आपके साथ आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कल्सी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू मेजर कल्सी क्लासेस। मेरा नाम मधुर सिंह है। बच्चों, इंडियन कोस्ट गार्ड का आज मैं कुछ आपको क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि हो चुके हैं एग्जाम, ठीक है। तो कुछ बच्चों से आप ही से कलेक्ट होते हैं ये क्वेश्चन, मैंने सोचा कि आपको दे दिया जाए, कुछ हो सकता है बेनिफिट हो जाए। जब आप भाई एग्ज़ाम हॉल से निकलते हो तो हम भाई कंसर्न कर लेते हैं आपसे, आप ही बता देते हो, माध्यम आप ही हो कि सर ये क्वेश्चन आया था, फोर्स से रिलेटेड आया था, सर ग्रेविटेशन से रिलेटेड आया था, सर वर्क से रिलेटेड आया था, सर वर्क से ये चीज़ ऐसे पूछा गया था। तो कुछ हल्की फुल्की नॉलेज के बेस पे हम एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं जो कि आपको हम करा देते हैं, आपके बेनिफिट के लिए यही है। तो देर न करते ध्यान से देखिए इसको। जैसे कि बच्चे ने एक क्वेश्चन हमको बताया था कि सर डायमेंशन ऑफ प्रेशर, क्या बोला था? डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन पूछा था। तो अगर हम प्रेशर की डायमेंशन की बात करें तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना होता है? mlt - 2, और एरिया कितना होता है बच्चों? L²।
L से L कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ml-1t-2 ml-1t-2। ठीक, तो ये ए ऑप्शन है, यहाँ पे माइनस है तो ए आंसर क्या है, करेक्ट है, ml-1t-2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू kx होता है, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा f/x, तो फोर्स कितना होगा बच्चों। एक चीज और, यूनिट डायमेंशन पे ज्यादा फोकस किया, कई क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा mlt-2, x कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, l से l कट जाएगा तो कितना आ जाएगा mt-2। ठीक, तो mt-2 ए आंसर क्या है, करेक्ट है। इसको देखिए, मिलती तो हमको थोड़ी सी कंटेंट है मगर हम उसको एक क्वेश्चन का फॉर्म दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ पूछा था, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ देखिए, यहाँ पे 8 किलोमीटर पर सेकंड 8 किलोमीटर पर आवर दिए, तो 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ये होती हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये होती हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है। तो ए आंसर क्या है इसका, करेक्ट है। वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसा है, स्केलर वेक्टर ऐसा कुछ दिया था, तो क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर स्केलर क्वांटिटी। देखिए देख के बता सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट प्रोपल्शन मतलब तो है रॉकेट नोदन, सुना होगा, तो रॉकेट नोदन जो होता है कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगता नहीं है, वो कंजर्वेशन ऑफ किस पे बेस्ड होता है, लीनियर मोमेंटम, मतलब कि अगर ये कह सकते हैं कि संवेग संरक्षण पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, किस पे बेस्ड होता है, संवेग संरक्षण, क्योंकि बाह्य बल कार्यरत उसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर, कौन अदिश राशि है, तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, ये सब सदिश राशि है, एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब क्या है, सदिश राशि है। तो अगर हम बात करेंगे स्केलर की, तो स्केलर कौन होगा, वर्क होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अगर तो बहुत सरल ही पूछे हैं, डायरेक्ट कर सकते हो। कुछ जैसे ये क्वेश्चन है 7वां नंबर है, ये थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट क्योंकि फॉर्मूला दिमाग में नहीं रहता है। बोला है फेज डिफरेंस, कालांतर दिया है 60, कालांतर दिया 60, पाथ डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है, पाथ डिफरेंस, मतलब हमसे पूछा है पथांतर पूछा है। तो अगर आप देखेंगे तो फाई इज इक्वल टू होता है kx। ठीक है, तो फाई हमको दिया है 60, k कितना होता है 2π/λ, और x हमसे पूछा है 2 से 60 कैंसिल हुआ तो 30 इज इक्वल टू π/, कितना λ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 λ डिवाइडेड बाई पाई। ए आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। अब पूछा है बच्चे ने बताया न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड आया था, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड अगर बात आती है तो मैंने एक ऑप्शन के टाइप बना दिया। तो अगर आप देखिए तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो होता है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ क्या कहते हैं, इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूमेरिकल देखने को कम मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इफ 10 न्यूटन फोर्स, फोर्स कितना दिया है 10 न्यूटन, फोर्स कितना दिया है 10 न्यूटन। ठीक है, फॉर अप्लाइड ऑन अ बॉडी, द बॉडी डिस्प्लेस 5 मीटर, बॉडी कितना डिस्प्लेस होती है, एक पिंड है जिसपे 10 न्यूटन का बल लग रहा है और वो 5 मीटर विस्थापित हो रही है, और थीटा कितना दिया है 0 डिग्री, थीटा कितना दिया है 0, तो वर्क इज इक्वल टू कितना होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 0, फोर्स कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, कॉस 0 कितना 1, कितना आ जाएगा 150 जूल, कितना आ जाएगा भैया 150 जूल। ए आंसर क्या है, करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिफ्ट का क्वेश्चन था जो बड़ा पेट से क्वेश्चन होता है, कई एग्जामों में पूछ चुका है। बोला है कि जब लिफ्ट रुकी है तो भार 650 न्यूटन है, जब लिफ्ट रुकी है तो भार कितना है 650 न्यूटन, और अगर लिफ्ट त्वरित होती है ऊपर की ओर, ठीक है, अगर त्वरित होती है कितने से 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर त्वरित होती है तो भार कितना होगा। तो बच्चों ये जब ऊपर लिफ्ट जाती है तो R इज इक्वल टू mg+ma हो जाता है। ठीक, तो वेट कितना दिया है, भार कितना दिया है 650, मास कितना हो जाएगा 65, एक्सेलरेशन कितना 1.5 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 747 न्यूटन के करीब आएगा। कितना आएगा 747 न्यूटन के करीब आएगा। ये आंसर क्या है, करेक्ट। तो आपने देखा मैंने 10 क्वेश्चन कलेक्ट किया था जो कि आपको मैंने करा दिया, ठीक है, और अभी जैसे जैसे क्वेश्चन मिलता जाएगा हम आपको कराते जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत कठिन नहीं है, जिनका भी आने वाला एग्जाम है आराम से पढ़ के जाइए, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स XNY, नेवी SSR एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं।
बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कलसी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों, वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस। माय नेम इज प्रियंका सिंह, फैकल्टी ऑफ अरिथमेटिक एंड रीजनिंग। और आज जैसे कि आपको पता है कि इंडियन कोस्टल गार्ड का एग्जाम हुआ है, तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अरिथमेटिक के, कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला सवाल अगर हम देखें तो पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, a प्लस बी का वैल्यू क्या है। a प्लस बी का वैल्यू है आपका 23 और a इंटू बी है हमारा 102। अगर 102 को आप ध्यान से देखते तो आप कह सकते हैं ये 17 इंटू 6 लिखा है कि नहीं लिखा है, और 17 प्लस 6 भी 23 होता है, यानी हमें डायरेक्टली a और b की वैल्यू मिल गई। जो नहीं कर पाएगा वो क्या करेगा, हमें पता है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या दी है 23 और a इंटू बी की वैल्यू दी है 102, यानी कि अब हमें स्क्वायर करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और a प्लस बी यानी कि 23 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 102, दैट इज 204। तो यहां से हमें बच्चों क्या मिला, यहां से हमें मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 529 माइनस 204। इसका मतलब ये वैल्यू आई आपकी 325। अब आपसे वैल्यू पूछ रहा है a माइनस बी की। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको यहां से मिल गई। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो अभी आपने निकाली, तो वो हो गई आपकी 325 और माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab हमारा क्या होगा 204। इसको निकालेंगे तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया 121। a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया 121, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं a माइनस बी का वैल्यू आ गया 11। अंडर रूट ऑफ 121 11, यानी a माइनस बी का आंसर क्या है आपका 11। आई होप बच्चों ये क्लियर है। बाकी हम मोस्टली जब प्रोडक्ट दिया है तो उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, फैक्टराइज करके ऐसे टर्म बनाने की कोशिश करते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन ये हो जाए और सम ये हो। वो ज्यादा इजी तरीका है, बाय फॉर्मूला अगर आप करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट टू ऐड टू 23128 सो दैट इट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 33। तो हमने कहा नंबर क्या है हमारा 23128, हमें इसको डिवाइड करना है 33 से। तो हमने कहा 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 231 डायरेक्टली आ गया है ना, तो यानी कि यहाँ पे अब 2 आएगा, बट 2 को हटाने के लिए हमने फिर एक और 2 उतारा, फिर एक और 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये तो कटेगा नहीं। अब हम देखेंगे 6 टाइम्स कितना हो गया, 6 टाइम हो गया बच्चों ये आपका 198, ये हो गया आपका 198, यानी आपका रिमाइंडर बचा 30। और जब आपको ये पता है इसमें कुछ ऐड करना है, यानी अगर इस नंबर में से 30 कम होता तो वो डिवाइड हो जाता 33 से। इससे बड़ा नंबर चाहिए तो बड़ा नंबर लाने के लिए हम क्या करते हैं 33 में से पहले रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं जो कि आता है 3। भाई इसमें से इसको माइनस कर देते हैं 3 आया और 3 को उसमें ऐड कर देते हैं, यानी 2 3 1 2 प्लस 3 कर देते
तो ये 33 से परफेक्टली डिविजिबल होता है। इसी को बच्चों हम नेगेटिव रिमाइंडर भी कहते हैं, यानी कि आंसर आपका हुआ 3। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया हो, और समझने की क्या बात है, आप लोग तो पेपर एकदम उड़ा के आए होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में कहा है 5 बच्चों का जन्म हुआ है 3-3 साल के अंतराल में, और उन सभी के उम्र का जोड़ कितना है 50। तो ऐसे केस में बच्चे हम क्या माने, हमने कहा अगर हम सबसे छोटे की x मानते हैं तो हमने कहा उससे बड़े की होगी x+3, उससे बड़े की होगी x+6, फिर उससे बड़े की होगी x+9, उससे बड़े की होगी x+12, फिर x+15। ये लिखने से अच्छा है बच्चों हम मान लेते हैं कि बीच वाली संख्या ही x है। अगर हम बीच वाली संख्या को x मानते तो देखिए कितने आसानी से आंसर आ जाता है। अगर बीच वाला x है तो उससे 2 छोटे होंगे, यानी x-3, और दूसरा होगा x-6, और उससे जो बड़ा होगा x+3 और x+6। अब इसको, इन दोनों में अंतर क्या है बच्चों, इसमें कैलकुलेशन बड़ी टफ हो गई, और यहाँ पे हमको पता है इन पांचों के एज का योग कितना है 50। बीच वाला टर्म माने, जब भी ऑड संख्या दें तो बीच वाला माने और अगल बगल की संख्याएं लिखते हैं। इसका मतलब हुआ +6 -6 कैंसिल, +3 -3 कैंसिल, यानी 5x का मान कितना है बच्चों 50। तो x का मान कितना हुआ 10। जब x का मान 10 हुआ और आपसे सबसे छोटे वाले की एज पूछ रहा है, यानी कि x-6 वाले की, यानी कि 10 - 6, आंसर कितना हो गया 4 ईयर्स हो गया, राइट। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है बच्चों, हमें दिया है एक टैंक जिसका वॉल्यूम है 72 मीटर स्क्वायर, उसमें 60 लीटर प्रति मिनट की तेजी से पानी भर रहा है, तो आपको बताना है वो टैंक कितने समय में भर जाएगा। भाई दोनों की यूनिट चेंज है कि नहीं, यहाँ पे देखें दोनों की यूनिट डिफरेंट है, और 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं कि नहीं, यानी हम उसको वैल्यू चेंज कर सकते हैं। 72 मीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं कि कितना लीटर क्यूब है 72,000 लीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और अब हमें बताना है कितने समय में भर जाएगा। भाई कितने स्पीड से पानी आ रहा है इनटू टाइम करेंगे तभी तो हमारा वॉल्यूम में लीटर के बराबर आ जाएगा। यानी टाइम निकालने के लिए बच्चों हम क्या करें, 72,000 को हम डिवाइड कर दें किससे 60 से, जो आपकी स्पीड दी है, तो ये कितना आ गया 1200 मिनट। 1200 मिनट कह दो या कह दो कि 1200 को घंटे में अगर बदलेंगे तो डिवाइडेड बाय 60, यानी कि 20 आवर्स कह सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई होगी आपको। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है एक स्फीयर को एक सिलेंडर पे सुपर इम्पोज किया गया है। एक सिलेंडर होगा, उस पे एक स्फीयर रखा गया है, कुछ ऐसे ही आया होगा वो, यानी कि दोनों का रेडियस क्या होगा इक्वल होगा, और ये क्या है हाइट है सिलेंडर की। अब आगे बात करते हैं, क्या पूछा है सिलेंडर की रेशियो, हाइट और रेडियस का रेशियो पूछा है। तो हमने कहा अगर वॉल्यूम रखा है तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर ये सुपर इंपोज है तो कहीं ना कहीं इसका वॉल्यूम उसके अंदर ही है, सॉरी ठीक है अंदर है, तो यानी दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। दोनों का वॉल्यूम बराबर यानी 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी कि आर आर बराबर है, यहाँ से पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर यानी कि सिर्फ आर बचेगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा। तो आर और एच की वैल्यू आ गई आपकी 3/4, यानी रेशियो बन गए आपके 3/4। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है आपका, ये तो सिंपल वैल्यू पुटिंग है। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है आपका √3/2 माइनस sin 30 होता है आपका 1/2, फिर cos 60 होता है 1/2 और sin 60 होता है √3/2। इसको ऐड कर लेते हैं, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाए ये और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, यानी √3 - 1 अपॉन √3 + 1 आ गया आंसर। अगर आप चाहें तो हो सकता है आंसर नॉर्मलाइज वो रैशनलाइज करके बाद आया होगा आंसर, तो वो भी निकाल सकते हैं। ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आया आंसर, ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर बन गया और ऊपर नीचे क्या बन गया 3 - 1 जो कि हो गया 2, और ऊपर आपका बन गया 3 + 1 - 2 √3 अपॉन
2, ये हो गया आपका 4 - 2 √3 और अपॉन 2, इसका मतलब आंसर आपका आया बच्चों 2 - √3 इज दी आंसर, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग, ये भी राइट। तो cos स्क्वायर 15, cos 15 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? cos 15 की वैल्यू होती है आपकी, जिसको याद है वो वेल एंड गुड, √3 + 1 अपॉन 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 - 1 अपॉन 2 का 2 √2 का होल स्क्वायर करना है, राइट। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। यहाँ लिखा हमने 3 + 1 + 2 √3 अपॉन बेस का स्क्वायर होगा यानी 4 × 2 यानी 8 आ गया, माइनस 3 + 1 राइट और -2 √3 -2 √3 अपॉन 8। अब ये तो ब्रैकेट में है यानी कि बेस सेम है तो पावर को हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी 4 + 2 √3 अंदर माइनस गया -4 हो जाएगा और ये +2 √3 हो जाएगा और बेस में 8 आ गया कि नहीं आ गया। और +4 -4 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 4 √3, 4 √3/8 यानी कि √3/2, आंसर इज √3/2। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भाई ये रीजनिंग का सवाल आ गया, ठीक है, रीजनिंग का सवाल आया बच्चों। इसमें देखते हैं क्या पूछा है। इसमें आपसे बोला है काउंटिंग द स्क्वायर, भाई कितने कॉलम बना रहा है 1 2 3 4 और कितनी रोज है 1 2 3 4। हम हमेशा क्या करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना चालू करते हैं, यानी यहाँ रो लिखा और यहाँ हमने कॉलम लिखा। रो कैसे है 4 और कॉलम भी 4। हम तब तक इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं जब तक कोई भी एक 1 ना आ जाए, यानी 3 2 1 3 2 1। अगर हमारे मान लीजिए रोज और कॉलम्स, रोज हमारी 3 होती, कॉलम हमारे 4 होते, तो हम क्या लिखते हैं 3 2 1, 1 आ गया रुक गए। इसके नीचे क्या लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में 3 2, बस यहीं तक रुक जाते। यही तरीका होता है बच्चों, ठीक है। यानी कि अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये 4 × 4 कितना हो गया 16, 3 × 3 क्या हो गया 9, 2 × 2 4 और 1 × 1 1। अब हम इन सब को क्या कर देंगे बच्चों ऐड कर देंगे। ऐड करने पे कितना आएगा 16 + 9, ये हो गया आपका 25 + 5 यानी आंसर इज 30 स्क्वायर्स। यहाँ पे कितने स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे 30 स्क्वायर्स है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बेटा आपका फिर से रीजनिंग का है। इसमें देखते हैं कि क्या किया है। ए से ई तक जाने में इसने +4 किया है, फिर ई से आई तक जाने में फिर इसने +4 किया है, ठीक है, ठीक है। आई से एम तक जाने के लिए फिर +4 यानी +4 +4 की सीरीज चल रही है, राइट। भाई सबका +4 आ रहा है कि नहीं। और अगर हम इसमें से गलत पद बताना है, नीचे हम देखें तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे किया है इसने +3, जी के बाद जे तक पहुंचने के लिए फिर +3 कर दिया है और जे के बाद एम तक पहुंचने के लिए फिर +3 किया है, एम से पी पे फिर +3, लेकिन पी से पी क्या यहाँ पे +3 है, तो यानी गलत नंबर क्या हो गया आपका यूपी आपका गलत हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है आपका, ये दिया है, ये सिंपल बोल रहा है ये इससे कैसे रिलेटेड है, तो हमने क्या कहा भाई ये कितना टाइम्स हो गया इंटू 27, तो यहाँ पे आंसर भी आपका इंटू 27 करके आ जाएगा कि नहीं, यानी 28 और ये 108। आंसर कितना है आपका 108। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका मिरर इमेज का। भाई मिरर इमेज रहती है तो हम दो नंबरों को कंसीडर करते हैं। दो नंबर क्या, एक तो हम लेते हैं 12:0 और दूसरा वैल्यू होता है 11:60। दोनों का मान क्या होता है बराबर होता है, लेकिन जब मिनट हमें दिए होते हैं तो हम किस में से माइनस करते हैं 11:60 से, यानी 11:60 से अगर हम माइनस करें 2:14 तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये आएगा 6:46 और ये आ गया आपका 9 ठीक है 9:40 और दूसरा वाला भी इसी हिसाब से आ जाएगा आपका 11:60 में से आप 9:40 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2:20। ये रही बात मिरर इमेज की। वाटर इमेज की बात करते हैं तो बच्चों किससे माइनस करते हैं, या तो 18:30 से माइनस करते हैं या तो 17:90 से माइनस करते हैं। उसका मान भी सेम रहता है, दोनों की वैल्यू क्या लिखी है सेम लिखी है। तो हम जब इसको देखेंगे तो इसको भाई 40 मिनट क्या 30 से माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसी वजह से हम किससे माइनस करेंगे वाटर इमेज लेने के लिए इससे, यानी कि 17 में से
यानी कि अगर हम देखें तो 17:90 में से आप माइनस करेंगे 2:40 तो आंसर वाटर इमेज का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15:50, यानी 3:50। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल और आखिरी सवाल आज का हमारा, भाई ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये बोल रहा है आपके मामा यानी आपकी मम्मी के भाई, है ना, आपकी मम्मी के भाई की बहन के पति यानी आपके पिताजी, ठीक है, पिता के भाई की बात कर रहा है, वो आपके क्या लगेंगे भाई, आपके चाचा लगेंगे कि नहीं लगेंगे भाई। ये तो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा समझ में आ रहा है कि हमारे मामा या मामा की बहन, हमारे मामा की बहन यानी हमारी मम्मी, उनके पिता यानी कि पिताजी, और पिताजी के भाई आपके क्या लगेंगे, चाचा। तो बच्चों सवाल बहुत ही आसान है और आई होप कि आपने ये सवालों को बहुत अच्छे से किया हो, और जिनका जिनका आगे पेपर है उनके लिए मेरी तरफ से और एमकेसी के परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आईसीजी का इस पेपर स्टार्ट हो गया है, एग्जाम स्टार्ट हो गया है अभी पिछले दिनों से। ठीक है, तो मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए एनालिसिस लेकर के आया है, कुछ क्वेश्चन जो हमको भेजे गए हैं उनके कलेक्शन आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ जो लोग एग्जाम अभी देने वाले हैं उनके लिए भी एक आइडिया लग सकता है कि आपके पेपर में आपके क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं वो लोग मदद करें, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें क्वेश्चंस को। ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। आपका जो एक क्वेश्चन था वो क्या था, आपका दिया था इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है ना, तो आपने ये सीधा आपका फॉर्मूला होता है, आप देखते हैं ये क्या होता है हमारे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है ना, और प्लस c होता है, ये हमारा होता है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह रहा है, आपसे ये कहा हुआ है क्वेश्चन में कि एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन कह रहा है आपसे एक्सप्रेशन ऑफ x/2 माइनस 3/x², आपसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। ठीक है ना, तो इसको फटाफट करते हैं। आपने पता है कि r+1 टर्म क्या होता है, tr+1 क्या होता है आपका ncr, p की पावर n-r इंटू क्या होता है q की पावर r होता है। तो वही लगाते हैं, ये आपसे कह रहा है कि x की पावर 4, लास्ट में क्या करते हैं हम x की जो पावर्स हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखोगे हमारा क्या हो जाएगा, सीधे हम लेते हैं x/2 की पावर हमको लेना है क्या, ये अब 10 है, तो 10 माइनस हमने कर दिया r और इंटू कह दिया क्या, q है हमारा 3/x², वो भी क्या है, निगेटिव है। ठीक है ना, इसकी पावर क्या दिया हुआ है, इसकी पावर क्या हो जाएगा हमारा r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे x की पावर हमें मिल जाएगा क्या 10 - r, और यहाँ से मिल जाएगा x की पावर -2r। तो देखेंगे क्या कि 10 की पावर आपका हो जाएगा क्या, x की पावर ये हो रहा होगा हमारा क्या, x की पावर 10 - 3r, और ये क्या दिया आपको, x की पावर 4 दिया हुआ है, इसको हमको इसके बराबर कर दें। तो 10 - 3r आपको दिया है क्या 4, आप यहां देखेंगे 3r = क्या हो जाएगा 6, यानी r हमारा क्या आ जाएगा, r हमारा आ रहा होगा क्या 2 आ रहा होगा। अब जब r हमारा 2 आ गया तो बस हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी 10c2 हो जाएगा हमारा ये। तो 10c2 क्या होता है बच्चे, 45 होता है
इंटू करेंगे x को गायब कर देंगे, 1/2 की पावर 8 हो जाएगा, 10 माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे आपका माइनस में चूंकि है तो -3 की पावर क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे। सॉल्व करेंगे इसको, देखेंगे क्या आ जाएगा 45 इंटू ये आपका हो जाएगा 3 3 का 9 और ये 2 की पावर 8 होता है आपका 64 228 256 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 45 नवा हो जाएगा आपका 45 नवा हो जाएगा 405 और बटा क्या हो जाएगा ये 256। ये आ रहा होगा आपका आंसर, कोफिशिएंट आ रहा होगा, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको मॉडल पेपर कराए थे, मॉडल पेपर में आपको ऐसे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, x माइनस 4y इक्वल टू 8 दिया है, आपसे कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ xy, मिनिमम वैल्यू ऑफ xy आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से हम कर देंगे क्या, x माइनस ये हो जाएगा क्या आपका x माइनस 8 इक्वल टू 4y और यहां से देख लेंगे हमारा। अब देखो सबसे बेहतरीन तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है लेकिन ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, ऑप्शन। ऑप्शन में आप बस क्या करो, x और y की वैल्यू उठाते जाओ, x और y की वैल्यू आपको जहां पे x और xy दिया हुआ हो, xy की मिनिमम वैल्यू वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो उसको देखते हैं क्या हो जाएगा, x माइनस 8 अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे y की जगह पे, ठीक है। x इंटू वाई आपसे पूछ रहा है, x इंटू वाई, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 बाई 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा ये x स्क्वायर माइनस 8x बाई 4, ठीक है ना। अब अगर हमको इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाए तो क्या कर सकते हैं, इसकी हम बना सकते हैं। तो आपने पढ़ा है बेटा कि x माइनस अगर 8x स्क्वायर माइनस 8x है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या है 2ab करके है क्या, 2 इंटू 4 इंटू एक्स है। तो क्या इसको हम x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस, देखो इसको करोगे तोड़ोगे ना तो ये आपका पहले डिटेल में देख लो इसको, ये क्या हो जाएगा हमारा x। इसमें हम यहां कर सकते हैं क्या, अगर हम प्लस 16 ऐड कर दें और 16 घटा दें तो कोई दिक्कत नहीं बनने वाली है। तो कहा कि भैया सर ये हमारा x माइनस 4 का स्क्वायर हो गया और प्लस ये माइनस क्या होगा 16 हो गया। अब अगर हमको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो दिस शुड भी क्या होना चाहिए, 0। अगर हमारा 0 है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -16, -16 बाई 4 क्या हो जाएगा आपका -4। दैट विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर 1 2 डेटा आपका थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन आपका क्वेश्चन सेम है, ठीक है। कह रहा कि 1 2 5 4 और K2 संरेख हो, यानी कि ये कोलिनियस है। तो आपने पता है कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो इनका डिटरमिनेंट जो होता है क्या होता है, वो 0 होता है बस। या फिर कह सकते हैं एरिया क्या होता है इनका, 0 होता है। तो आप रखो 1 2 ऐसे। एरिया कैसे निकालते हैं, अगर x1 y1 है तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर से x1 y1 रिपीट करते हैं, इसका इससे गुणा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है ना, कर दिया। फिर माइनस करते हैं क्या, माइनस में इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे करते हैं, हमारा क्या आता है, ये बराबर पूरा आपका 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे इसी मेथड पे, तो देखेंगे क्या आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ से 1 2 5 4 K2, फिर से 1 2 रिपीट कर दो और ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ रही होगी, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 1 चौक का 4, देखो यहाँ से 1 चौक के 4, 5 दूना 10 और ये क्या हो जाएगा 2K, फिर माइनस आ जाएगा यहाँ पे 2 5 10 माइनस 4K और माइनस क्या हो जाएगा हमारा ये 2 बराबर आ रहा होगा ये 0। अब यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 4 14, 10 से आपका ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2K इक्वल टू 0। यहां से हम कहेंगे कि हमारा क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। दैट विल बी आवर आंसर, दैट विल बी आवर आंसर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपसे कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो बेटा देखो, जब भी आपसे कहा जाता है कि n प्राकृतिक संख्याएं, n नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, n क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक गया है, n गया है।
ठीक है। अब आपको एवरेज पता है क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स बाई नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है क्या हमारा औसत, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी आपसे बोले कि कोई एक आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी एपी में अगर फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म क्या है आपका एल है, तो जो एवरेज होता है, एवरेज कहें, एवरेज कहो उसको या मीन कहो, वो क्या होता है a प्लस एल बाई 2। तो अगर आपके n प्राकृतिक संख्याएं तो क्या हो जाएगा ये n प्लस 1/2। अब अगर ये पूछा है तो आपसे कुछ और चीजें पूछ सकता है, जैसे क्या क्या पूछ सकता है, ये तो आपका आंसर हो गया। और आपसे क्या क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है क्या कि n अगर ये आपका न रहे न दे और ये कह दे क्या विषम संख्या हो, विषम संख्या को n विषम संख्या का योग, या n सम संख्या का योग, या n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कह दे कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, कह दे वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, ठीक है ना। तो सबको हम देख लेते हैं, ठीक है। मान लो आपके एग्जाम में ये आ भी सकता है। तो अगर हम विषम का कहें, ठीक है, तो विषम का पता है योग क्या होता है भाई, n स्क्वायर होता है, तो एवरेज क्या हो जाएगा n स्क्वायर बाई n, यानी कि n हो जाएगा। सम संख्या का क्या होता है योग, n प्लस 1 होता है, n प्लस 1 होता है, बाई n कर देंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर कह दे वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है। तो वर्गों का योग क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, n का स्क्वायर जो होता है ये होता है आपका n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है, ठीक है ना। अब इसी में आप जब एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, इसी में n से आप मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे, तो आपका हो जाएगा क्या n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है ना। तो बेटा इसको आप याद कर लेना, ठीक है ना, विषम का, सम का, और ये आपका हो गया, ये हो जाएगा आपका किसका, वर्गों का, ठीक है ना। चलो ये बता दिया, तो एक और बता देते हैं कि अगर घनों का औसत पूछ ले, घनों का भी औसत आपसे पूछ सकता है, अगर ऐसे पूछ रहा है तो घनों का औसत हो जाएगा कि आपका योग का पढ़ा है हमने, क्या होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, और यहीं पे अगर n से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि n टर्म है, तो आपका क्या हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर और बाई 2 2 जा 4। अब देखो n स्क्वायर होता ना, लेकिन n आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारा क्या हो गया n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको दिया है मोड, मीन दिया है, तो आपको पता है मोड इक्वल टू क्या होता है, मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आप तो इतने समझ आ रही हैं, तो क्या करेंगे, आपका 3 3 का 9 हो जाएगा। ये मोड हमको दिया है क्या 12, अब ये हो जाएगा 2 मीन। मुझे ये कुछ गलत लग रहा है क्वेश्चन इसमें से, ठीक है ना, शायद डेटा हो सकता है इधर उधर हो गया हो। तो ये आएगा 2 मीन इक्वल टू आ जाएगा क्या आपका 9 माइनस 12, ये आपका निगेटिव चला जा रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। मीडियन पूछा, 1 मिनट रुको, आपका आपसे मीडियन पूछा है ना, तो ये आपका हो जाएगा, आपको मीन दिया हुआ है, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 3m, मीडियन को m से करते हैं रिप्रेजेंट, माइनस क्या हो जाएगा 2 × 3, तो क्या आ जाएगा ये 3m इक्वल टू हो जाएगा 6, 12 6 18, तो m क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, यानी कि मीडियन जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर 6 हो जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि हमेशा मीन, और ये आपका जब स्क्यूनेस की बात करते हैं ना, रिलेशन बिटवीन की बात करते हैं, मोड, मीडियन और मीडियन, तो आपका 2 अब पहले तो ये हो गया क्या कि मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये पहला होता है। जब स्क्यूनेस की बात करते हैं तो एक आपका जीरो स्क्यूनेस आता है, एक आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस आता है, एक आपका निगेटिव आता है, विषमता, ठीक है ना। तो विषमता में क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं, x बार यानी कि मीन, ये हो गया आपका मीडियन, ये हो गया आपका मोड। पॉजिटिव में क्या होता है आपका मीन बड़ा होता है, मीडियन हमेशा मिड में रहेगा, फिर आपका जेड हो गया, जेड मतलब मोड। माइनस देखेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका x
बार लेस देन होगा आपका मीडियन और लेस देन क्या होगा जेड। तो आप इस चीज़ को हमेशा रखें कि मीडियन आपका हमेशा क्या होता है, बीच में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान से दिया हुआ है आपको, साइन 30 साइन कॉस 30। अगर आपको वैल्यूज केवल पता है, केवल आपको वैल्यूज पता है, तो आप क्या करते हैं, आंसर को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखोगे क्या हो जाएगा, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 60 होता है √3/2 और ये क्या होता है आपका 1/2। ठीक है ना, तो 2 आपका गायब हो जाएगा, 1 - √3 अपॉन 1 + √3। ठीक है ना, अभी वैल्यू निगेटिव में आएगी तो क्या करेंगे, हम परिमेयकरण कर देते हैं, 1 - √3 अपॉन 1 + 1 - √3। ठीक है ना, तो देखेंगे क्या आ जाएगा हमारा, ये 1 + 3 - 2 √3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हमारा आ जाएगा 1 - √3। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 4 - √3 है, ये -2 हो जाएगा, 4 - 2 √3 है अपॉन -2 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 - √3 और आगे माइनस लग जाएगा, या फिर इसको कह सकते हैं क्या, √3 - 2। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, जब ग्राफ बनाते हैं ना, तो आपका साइन 45 तक, ठीक है ना, 45 डिग्री तक कॉस बड़ा होता है, 45 डिग्री तक कॉस बड़ा होता है। ठीक है ना, और 45 से पहले कॉस बड़ा, 45 के बाद साइन बड़ा होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर दिखना चाहिए कि हमारा क्या निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको दिया है रेंज, पूछ रहा है रेंज ऑफ f(x) क्या है, sin x है। बेटा रेंज आपको जब आप देखेंगे ना, साइन से ग्राफ बनाते हैं तो ये ऐसे सर्पिलाकार में ऐसे हा लहराते जाता है ऐसे। ठीक है ना, तो ये होता है क्या, ये होता है 1 और यहाँ होता है क्या, -1। तो अगर रेंज की बात करें, इसके रेंज की बात करें तो ये क्या होता है, -1 से +1 तक होता है। और इसका अगर डोमेन पूछे आपसे, डोमेन क्या होता है इसका भाई, तो डोमेन होता है इसका क्या, r। साइन x की बात करेगा तो r होता है, साइन इनवर्स में ये चीज चेंज हो जाती है। चलो मैं फटाफट आपको कुछ बता देता हूं, रेंज और डोमेन। ठीक है ना, साइन के यहां डोमेन, यहां पे रेंज। साइन कॉस 10, साइन का होता है कि आपका ये r होता है डोमेन, और रेंज जो होती है -1 से 1 होती है। इसका भी सेम वही होता है, r और -1 से +1 होता है। 10 का पूछेगा तो 10 में क्या होता है आपका, ये r होता है। ठीक है, कॉट में क्या होता है ये, अब देखो यहाँ पे एक जगह वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइन होती है इसमें। यहाँ पे एक जगह वैल्यू अनडिफाइन होती है, कहाँ पे, ये डिफाइन होती है क्या, 0 पे। तो क्या 0 मतलब n π। ठीक है ना, n π पे क्या होती है, अनडिफाइन होती है। ऐसे आपका ये चीज बनता चला जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, देखो इसकी बहुत ही आसान ट्रिक होती है, जब आपका प्लस दिख जाए बीच में तो प्लस, अच्छा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये आपसे पूछा लोकस, ठीक है ना, लोकस पूछा है कि आपका जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिखा होगा यहाँ पे जेड रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या है। ठीक है ना, तो अब ये किसका, इसका लोकस क्या होगा, लोकस क्या होगा इसका, तो देखो जब यहां पे प्लस आ जाए बीच में तो प्लस मतलब क्या होता है, एलिप्स। ठीक है ना, प्लस मतलब होता है क्या, एलिप्स। और यहीं पे अगर माइनस आ जाए तो ये क्या होता है आपका, ये हो जाता है कि आपका हाइपरबोला। ठीक है ना, तो इसको आप फिर से याद रखेंगे, ये क्या होता है आपका हाइपरबोला हो जाता है। ठीक है ना, चलो इतने क्वेश्चन हैं और आई होप कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप एकदम आराम से जाएं, शांति से पेपर दें और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दें। ठीक है ना, तो थैंक यू जेंटलमैन। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे
कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जाम्पल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorculsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।